वेलोसिटी वीडी का क्या फॉर्मूला बना था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कैलकुलेशन को निकालने के बाद उसके आंसर को हम लोगों ने निकाला था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने जो डिराइव किया था लास्ट टर्म पे, हम लोगों ने डिराइव किया वीडी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। जो लास्ट टर्म पे जिन लोगों ने नहीं क्लास अटेंड किया था तो मैंने उस दिन की वीडियो बना के डाला था, आप उसको देख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन था स्टूडेंट, हम लोगों ने कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें से हमारा पहला फैक्टर था E इज द कांस्टेंट एंड M इज द कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कांस्टेंट था, तो हमने कहा था कि VD is directly proportional to the electric field and VD directly proportional to the relaxation time। relaxation time पे डिपेंड कर रहा था। और ये भी बोला गया था कि जो relaxation time है that is inversely proportional to the temperature। relaxation time टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने ये कहा था कि अगर आप टेम्परेचर जितना हाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन उतना तेजी से बढ़ेगा, और जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उनका कोलिजन बहुत तेजी से होने लगेगा, यानी कि उनका जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो घट जाएगा। तो यहीं पे बात हुई थी कि रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हम लोग स्टूडेंट्स इसी के आगे, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल होगा अभी आने वाले टॉपिक्स में। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स हम लोग एक इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मोबिलिटी। तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी क्या होता है, हम लोग इस पे एक बार चर्चा करते हैं। मोबिलिटी नाम से समझ में आ रहा होगा, मोबिलिटी कुछ मूवमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म समझ में आ रहा है। तो मोबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को लिया गया है, VD और E दोनों को एक साथ ले जाओ तो VD अपॉन E हो जाएगा। मोबिलिटी को नॉर्मली म्यू से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं सिग्मा वगैरह से भी दिखाया गया है। तो मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू द VD बाई E। VD और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपॉन में करो तो VD बाई E इज द मोबिलिटी। और यहां से मिला, जब VD और E को एक साथ करेंगे हम तो मिलेगा E टाउ बाई M। यानी कि मोबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू किया तो उस टाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया था, हमने एक कंडक्टर लिया था और इस कंडक्टर के दोनों तरफ बैटरी से इसको ज्वाइन किया था, उसके वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हुई तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम ज्यादा रखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, जितना कम रखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोबिलिटी। और अगर हमने इसको इधर किया तो मिला E टाउ बाई M। और मोबिलिटी स्टूडेंट्स, जो मोबिलिटी है हमारा अगर देखा जाए तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सप्रेशन क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई M। तो मोबिलिटी का जो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो E इज द कांस्टेंट, M इज द कांस्टेंट। और अगर आप टेम्परेचर को फिक्स रखो, अगर आप टेम्परेचर को चेंज ना करो, क्योंकि म्यू डिपेंड कर रहा है आप टाउ पे, टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें हम लोग स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पे ये पूरा म्यू एक कांस्टेंट होगा, म्यू विल बी कांस्टेंट, मोबिलिटी विल बी कांस्टेंट। यानी कि अब देखो इसमें कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। मटेरियल की प्रॉपर्टी का मतलब वो आपका कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, अलग अलग मटेरियल्स हो, लेकिन सबके लिए ये चीज कॉमन हो सकता है। कॉमन का मतलब यहाँ पे देखो सबके लिए E भी सेम होगा, सबका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, सबका M सेम होगा, सबके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा,
सबका अगर टेम्परेचर फिक्स रखो तो सबके लिए टाउ भी सेम होगा, तो मोबिलिटी कांस्टेंट मिल रहा है जो अलग अलग मटेरियल्स के लिए भी सेम होगा, हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर वेरी करा दें तो हमारा मोबिलिटी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का, तो सबसे बेसिक फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो फॉर्मूला है हमारा करंट का। करंट I इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा है Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। इसी फॉर्मूले से हम लोग अपना एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, और इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करने के पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक कंडक्टर है मेरे पास, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताएंगे जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। N इज द चार्ज डेंसिटी, N बता रहा है इसका चार्ज डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द चार्ज डेंसिटी। तो ये बताओ इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ हो गया पूरा वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम में क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, NaL। आई रिपीट अगेन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपने निकाला, टोटल वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल चार्ज। भाई टोटल चार्ज भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट के फॉर्मूले में ऊपर टोटल चार्ज होना चाहिए और नीचे टाइम टेकन होना चाहिए, तो टोटल चार्ज। ये बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे NaL, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E 1.6 into 10 to the power -19, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E। तो ये टोटल था नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसमें क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल चार्ज Q पता चल गया, Q इज द टोटल चार्ज। ठीक, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। 1 मैं लिख देता हूं, पुट इन 1 में पुट किया, पुट करने पे क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू Q, Q की वैल्यू निकल चुकी है, NaLe होल डिवाइडेड बाई T। अब बात आई, राइट साइड नहीं दिख रहा है सर, राइट साइड नहीं दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स अब अगर हम T की बात करें तो T कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक चार्ज को पूरा टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, L, अब इस L लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलना है, तो L इज द टोटल लेंथ कवर्ड, और ये बताओ इस लेंथ को कवर करने में वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट क्रॉसेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा ना, तो टाइम इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज L एंड वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, पुट हियर, इसमें रख देते हैं, तो रखने पे क्या मिला, I इज इक्वल टू NaLe होल डिवाइडेड बाई
और t की वैल्यू रख देते हैं L/Vd। देखो क्या होता है, L से L कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया ये Vd ऊपर चला गया, मिला n, E को मैं पहले कर ले रहा हूं, n फिर E, n हो गया, E हो गया, फिर A और ये Vd। आंसर आया हमारा I इज इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट NEAVD। स्टूडेंट्स इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अभी आप इसका देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत हमारे काम आएंगे। तो हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन मिला, दैट इज I इज इक्वल टू NEAVD। N is the charge density, electron density, E is the charge of electron, A is the area of cross section, and Vd is the drift velocity। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ये रिजल्ट आया I is equal to NEAVD, तो यहां से हम लोग एक, जैसे हम लोगों ने एक टर्म वहां पे मोबिलिटी को डिस्क्राइब किया था, वैसे ही हम यहाँ पे एक टर्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसका नाम है करंट डेंसिटी। तो हम लोग करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो करंट डेंसिटी होता है, हम लोग इसको J से भी डिनोट करेंगे, J इज इक्वल टू I बाई A। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज द करंट डेंसिटी। और इस करंट डेंसिटी को आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। देखो I और A को आप एक साथ ले जाओ तो क्या बचेगा, NEVD। दिस विल बी इक्वल टू द NEVD, दिस इज द करंट डेंसिटी। और जो करंट डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इस करंट डेंसिटी को अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, और इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। क्या है तो देखो जरा, करंट डेंसिटी डिपेंड कर रहा है N। N इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, N एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। थर्ड वन इज Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही ये मेन डिपेंड कर रहा है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके ऊपर हम लोग कुछ और आगे चर्चा भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे Vd की वैल्यू पुट करूं, अभी आपने Vd की वैल्यू क्या पढ़ा था, सिंस Vd इज इक्वल टू, आपने निकाला था E कैपिटल E टाउ बाई m। आपने ये Vd निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd इज इक्वल टू E टाउ बाई m। तो अगर हम इसको देख करके काम करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं Vd की वैल्यू को, तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिला, J इज इक्वल टू NE और Vd की वैल्यू रख देते हैं, क्या मिलेगा, E कैपिटल E टाउ बाई m। क्या मिला, J इज इक्वल टू, आपका J मिला NE स्क्वायर, E इंटू E स्क्वायर कैपिटल E टाउ बाई m। तो करंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन मिल रहा है Ne स्क्वायर कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ अपॉन m। N is the constant value, depends on material. E is the charge of electron. E is the capital E is the electric field. Tau is the relaxation time and n is the mass. Okay. अब जरा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन का पूछता हूँ। एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन है आपके पास और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर मूविंग इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच हैव ग्रेटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, प्रोटॉन के पास कि इलेक्ट्रॉन के? क्या बोलेंगे कि Vd is equal to E tau by m, तो Vd is inversely proportional to the mass. Mass of electron is smaller than the mass of proton, hence you can say the proton has a smaller drift velocity as comparison to the electron. ओम्स लॉ जो हमारा टॉपिक है, ओम्स लॉ में हमारा जो स्टेटमेंट था, हम लोग वहां पे बोलते थे कि V upon I is equal to constant, V upon I is equal to constant and this ratio is known as R. R means resistance. तो ओम का जो रिजल्ट था
जो डेरिवेशन था हम लोग उसी को थोड़ा सा समझेंगे कि इस डेरिवेशन को कैसे निकाला गया, इसको कैसे हम लोग एक बार वेरीफाई करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना स्टूडेंट्स बहुत आसान है। इस याद करने का क्या तरीका है, हमेशा कोई भी जो आप डेरिवेशन करेंगे उसका जो सबसे बेसिक स्टेप्स है वहीं से स्टार्ट करिए। अब ओम्स लॉ को स्टार्ट करने के पहले हम लोग वो फॉर्मूला लिखते हैं, वो करंट वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NEAVD। हम लोगों ने अभी करंट का फॉर्मूला डिराइव किया, I इज इक्वल टू NEAVD। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, इस फॉर्मूले से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखो, सिंस VD इज इक्वल टू, VD का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं। VD इज इक्वल टू आपने बोला है E कैपिटल E टाउ बाई M। E कैपिटल E टाउ बाई M। सारे एक्सप्रेशन में एक एक टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E is the charge of electron, A is the area of cross section, VD is the drift velocity, here capital E is the electric field, tau is the relaxation time and M is the mass of electron। हम लोग इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, पुट इन 1, इसको हमने 1 में उठा के सब्स्टिट्यूट किया। तो जब हम इसको 1 में उठा करके पुट करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, I is equal to NEA और VD के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करो, E कैपिटल E टाउ बाई M। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया VD के प्लेस पे। तो जब हम इसको उठा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट को समझते हैं। मिला हम लोगों को ये I इज इक्वल टू NE स्क्वायर ना, एक E इधर है एक इधर है, E स्क्वायर NE स्क्वायर A NE स्क्वायर, ये A बचा, टाउ टाउ था बाई M, इसको मैं एक साथ कर रहा हूं, और बचा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको अच्छे से याद होगा, अगर हमारा इस कंडक्टर को एक बार फिर से इमेजिन करते हैं, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ है L और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना लगाया गया है, V, पोटेंशियल लगाया V। तो अगर L लेंथ पे अगर आपने V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच रिलेशन आपको याद होगा, E और V के बीच रिलेशन लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई L, E इज इक्वल टू V बाई L, ये रिलेशन होता है। हम यहाँ पे E के प्लेस पे रख देते हैं, जो ये E बचा है E के प्लेस पे आप रख दो V बाई L। एट द प्लेस ऑफ E we are substituting, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, E is equal to V by L, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। तो जब आपने E is equal to V by L रखा, अब इस पूरे फाइनल एक्सप्रेशन को समझते हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे फाइनल एक्सप्रेशन को समझते हैं। और ये जो पूरा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इस फाइनल एक्सप्रेशन में, इस पूरे फाइनल एक्सप्रेशन में होगा क्या कि हम ओम्स लॉ को ढूंढते हैं। ओम्स लॉ कहता है V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो V दिख ही रहा है, I भी दिख रहा है, दोनों को एक साइड ले जाओ, V और I को एक साइड ले जाते हैं। तो V अपॉन I, V और I को एक साथ ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इधर कर रहे हैं, V और I को एक साथ ले, V को उधर ही रहने देते हैं और I को उसके अपॉन में ले जाते हैं। तो V अपॉन I इज इक्वल टू, क्या बचा आप देखो जरा, ये V उधर ही था, I उधर चला गया, बाकी को एक साइड ले आओ, क्या बचेगा, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पे V और I को एक साइड किया, तो जो बचा सारा एक साइड कर लिया, क्या बचा, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये जो रिजल्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स निकाला V अपॉन I, और ध्यान से देखो हम लोग बोलते हैं ना कि सिंस V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या होता है हमारा R भी तो होता है R। तो R का जो एक्चुअल रिजल्ट आया, R इज इक्वल टू क्या मिला, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये दिस इज द R जो हम लोग रेजिस्टेंस बार बार पढ़ते थे, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोला करते थे। तो उस रेजिस्टेंस का एक हमको ऐसे कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट मिला।
उसके एक एक पार्ट को समझाने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट मिला, एंड दिस इज द ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। तो जो हमारा ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ, इसमें देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है m इज अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है L पे, n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेंपरेचर के ऊपर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये R की वैल्यू मिली। अगर आप किसी भी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशंस और उसका जो टेम्परेचर है अगर उसको कांस्टेंट रखो, याद रखना ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, across the conductor potential difference is directly proportional to the across the conductor current flowing is directly proportional to the potential difference applied, ये था। और उसके आगे लिखा गया था कि वहां पे हमको एक कंडीशंस लगानी होती थी कि फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए। सपोज करो तुमने फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज किया, फिजिकल कंडीशन में क्या आता है, तो आपका फिजिकल कंडीशन में एरिया आता है और लेंथ आता है। तो देखो अगर मान लो मैं लेंथ और एरिया को फिक्स कर दूं, लेंथ एरिया मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं चेंज होगा। तो हमारा ये पूरा देखो एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट मिल रहा है, दिस इज अ कांस्टेंट r इज इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर हम लेंथ एरिया को भी फिक्स करें और अगर हम टेम्परेचर को भी फिक्स करें तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। फिर याद करो हम लोग 10th में बोलते थे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पहले लेंथ से स्टार्ट करते हैं। R देखो यहाँ पे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, हम लोग बोलते थे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, देखो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं, हम लोग बोलते थे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बताओ टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का ये एक डिस्कशन होता है, इसमें हम लोग एक तरीके से बात करते हैं रेजिस्टेंस की, एंड दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का एक वेरिफिकेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो अभी स्टूडेंट्स ये हमारा जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन था मैं आज यहीं तक वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगर किसी की क्वेरी है तो वो पूछ सकता है।